नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेकर के आया हूं। एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप सभी के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे माइंड में एक कॉमन सा प्रश्न आता है कि इतिहास की परिभाषा क्या है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अपने तरीके से परिभाषित किया है। किसी इतिहासकार ने बताया है कि मानव के अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। किसी ने बताया कि इतिहास पृथ्वी के धरातल पर घटित सभी घटनाओं का द्योतक है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक। किसी इतिहासकार ने कहा है, इतिहास हमें हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है, हमें हमारे समय की पहचान का भाव देता है। इतिहास हमें बाकी विषयों को समझने में मदद करता है। यह हमारे सोचने की क्षमता को मजबूती प्रदान करता है और हमें मनुष्यों की सामाजिक संस्थाओं और मानव अस्तित्व की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2022 के शिफ्ट 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इतिहास हमें हमारे समय की पहचान का भाव देती है, बिल्कुल सही है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। इतिहास अनेक अन्य विषयों के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता, ये स्टेटमेंट गलत है। इतिहास हमें मनुष्यों, सामाजिक संस्थाओं और स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है, बिल्कुल सही है। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है, बिल्कुल सही है। तो ए बी डी ई आपका सही हो जाएगा। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो इतिहास को अध्ययन करने के लिए हम लोग बेसिकली इसे दो तरीके से बांटते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत कौन कौन सा हो सकता है? तो धार्मिक साहित्य हो सकते हैं, जैसे कि वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गया, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य आदि। एक लौकिक साहित्य होता है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन का राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, बाणभट्ट का हरचरित। कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण भी हमारे पास है, जैसे हेनसांग हो गए, फायान हो गए। तो ये तो हो गया साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? तो टूल्स यानी कि उपकरण, औजार हो गए आपके, मृदभांड हो गए जो मिट्टी के बने होते थे, बर्तन वगैरह, कलाकृतियाँ हो गई, चित्र वगैरह, पेंटिंग वगैरह हो गए, भवन हो गया, मुद्रा हो गया, अभिलेख हो गया। तो इन चीज़ों से हम जो है अपने इतिहास को समझते हैं। तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जिक्र करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वेद के विषय में। तो वेद हमारे पास चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये क्रम भी है, क्रोनोलॉजी को भी आप लोग याद कर लेना। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ऋग्वेद के अगर बात करें पुरोहित के विषय में, तो उसका पुरोहित का नाम है होता, जबकि यजुर्वेद का पुरोहित का नाम है अध्यवर्यु, सामवेद का है उद्गाता और अथर्ववेद का है ब्राह्मण। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्ववेद और अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद। अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के विषय में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और ये पदात्मक शैली में लिखा गया है। इसका संबंध किससे है? तो देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों से जुड़ा हुआ है। ये अवेस्ता या फिर कहे तो जिंद अवेस्ता जो कि ईरानी ग्रंथ है, ये हमारा ऋग्वेद से समानता रखता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जो कि 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों के विषय में अगर हम बात करें तो शुरुआती का पहला मंडल और अंतिम का 8वां, 9वां और 10वां मंडल को उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जिक्र किया जाता है, जबकि ऋग्वेद का दूसरा मंडल से लेकर के 7वें मंडल को ऋग वैदिक कालीन ग्रंथों में जिक्र किया जाता है। दूसरे से लेकर के 7वां मंडल को कुल मंडल भी कहा जाता है या फिर कहे तो वंश मंडल भी कहा जाता है। अब ये जो 10 मंडल हैं, इनके रचनाकारों के नाम भी हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो पहला मंडल है उसका रचनाकार का नाम है मधुचंदा और दीर्घतमा, द्वितीय मंडल का है गृतसमद, तृतीय मंडल का रचनाकार है विश्वामित्र, चौथा का है वामदेव, पांचवा का है आत्रि, छठा का है भारद्वाज, सातवां का है वशिष्ठ, आठवां का है आंगिरस और कन्नव, नौवां का है आंगिरस और कश्यप, 10वां मंडल का है त्रित, इंद्राणी, सच्ची और श्रद्धा। आगे यदि हम बात करें तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण भी हैं, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद का संबंध यज्ञ कर्म कांडों से है। इसके रचनाकार का नाम है वेद व्यास। इसके दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल शाखा और दूसरा कृष्ण शाखा। शुक्ल शाखा के अंतर्गत आता है कान्व और मंदान्दी, कृष्ण शाखा के अंतर्गत आता है काष्ठक, कपिष्ठल, मैत्राणी और तैत्रीय।
इसके भी 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो वैसे ग्रंथ जिसे गाया जा सकते हैं या फिर कह दो संगीतमय जो ग्रंथ होते हैं उसको सामवेद के अंतर्गत रखा जाता है। आपने कई बार सुना होगा शारे गामा पाधा निसा, जो कि संस्कृत में एक लय है संगीत का, तो ये सामवेद से ही जुड़ा हुआ है। इसका संकलन जो है वो महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन के द्वारा किया गया था और इसका लेखन कार्य किया था आदित्य ऋषि ने। इसके भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का नाम है पंचविश, षड्विश, अद्भुत, जैमिनी और तांडव। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो इसे सबसे नवीन वेद माना जाता है, यानी कि सभी वेदों में सबसे अंतिम में लिखा गया था अथर्ववेद को। इस वेद के अंतर्गत हम पढ़ते हैं विज्ञान को, आयुर्वेद को, ज्योतिषी को, शास्त्रीय गणित को, भूत प्रेत और जादू टोना जैसे मंत्रों को। इसके रचनाकार का नाम है अथर्वा और अंगिरा। सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखाएं इनके 2 हैं, पहला पिपलाद और दूसरा शौनक। इनका एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण। अब हम बात करते हैं साहित्यिक रचनाओं के विषय में। तो अश्वघोष द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, ललित विस्तार, सारीपुत्र प्रकरण, अवदान शतक और दिव्यावदान। कालिदास का है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, रघुवंश, कुमार संभव। विशाखा दत्त का है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वराहमिहिर का है पंचसिद्धांतिका और बृहद संहिता। भास का है दूत घटोत्कच, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, चारुदत्त, बालचरित, अभिषेक, प्रतिज्ञा योगंधरायन, अविमारक, प्रतिमा नाटक और स्वपनवास दत्ता। दंडिन का है काव्यदर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। पतंजलि का है महाभाष्य और योग सूत्र। भास्कराचार्य, जिसे भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है, इसका केवल एक ही बुक है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि और इसी बुक के 4 अध्याय हैं, यानी कि 4 चैप्टर हैं, जिनका नाम है लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। हेमाद्रि का है चतुर्वर्गीय चिंतामणि, मिष्टाकस, आयुर्वेद रसायन। बिल्हन का है विक्रमांगदेव चरित, करण सुंदरी, चौर पंचाशिका, शांति शतक। राजशेखर का है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, वित्साल भंजिका, भुवन कोश, प्रबंध कोश। ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्य, ध्यान ग्रह सिद्धांत। बाण भट्ट का है हर्षचरित, कादम्बरी। जयदेव का है गीत गोविंद, रति मंजरी, रमना माधव, चंद्रालोक। क्षेमेंद्र का है कवि कंठाभरण, सुवृत्ति तिलक, 10 रूपक, 10 अवतार चरित, कला विलास, शमय मातृका, औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहद कथा मंजरी, नर्ममाला। विज्ञानेश्वर का है मिताक्षर और दयाभाग। पंप का है आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय। कलहन का है राजतरंगिनी और नीलमत पुराण। हेमचंद्र का है कुमार चरित, परिशिष्ट पर्वन, अभिधान चिंतामणि। जैनेन्द्र का है सुखदा और त्यागपत्र। त्रितक देवर का है जीवक चिंतामणि और मणिकवाचर। कौटिल्य का है अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, बुद्ध घोष का विशुद्धि मग। दिग्नाग का परमाणु समुच्चय, नागार्जुन का माध्यमिका कारिका, वसुबंधु का अभिधम कोश। सुद्रक का मृच्छकटिकम, भरावी का कीर्तार्जुनीय, सुबंधु का वासुदत्ता। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, महमद का काव्य प्रकाश, भट्टी कवि का रावणवध। भामा का काव्यलंकर, कामंदक का नीतिसार, ईश्वर कृष्ण का सांख्यकारिका। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम सिद्धांत, अमोघवर्ष का गणितसार संग्रह, पाणिनि का अष्टाध्यायी। वाकपति का गौड़वाहो, संध्याकर का रामचरित, परिमल गुप्त का नौशहांसक। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज राशो, जानक का पृथ्वीराज विजय, तुलसीदास का रामचरित मानस। वाल्मीकि का रामायण, चरक का चरक संहिता, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता। भौमपाल का कामरूप, शंकर देव का भक्ति रत्नाकर, हरिश्चंद्र का मार्कंडेय पुराण। श्री चैतन्य का वृंदावन, कृष्णदास कविराज का चैतन्य चरित्र मित्र, भगिनी निवेदिता का काली माता। नयचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, शुक्र का नीतिशास्त्र, सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत। पाल काव्य का हस्तायुर्वेद, नेमिनाथ का लीलावधि और सादे का गुलिस्ता।
अब हम बात करते हैं अन्वेषण को लेकर के, या फिर कहे तो जांच पड़ताल को लेकर के, क्योंकि ये भी हमारा सिलेबस का ही पार्ट है। अब क्या होता है अन्वेषण, अगर वो देखें तो जब किसी स्थल की ऊपरी सतह से थोड़ी खुदाई पर ऐसी वस्तुएं मिलने लगती हैं जो वर्तमान में प्रयोग में नहीं आती, तब उस स्थल की पहचान एक पुरातात्विक स्थल के रूप में की जाती है। इसके पश्चात पुरातात्विक स्थल की गहरी खुदाई करके प्राचीन संस्कृतियों को उद्घाटित किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को अन्वेषण या फिर कहे तो एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो हड़प्पा से प्राप्त प्राचीन ईंटों के आधार पर उसके पुरातात्विक स्थल होने की पहचान की गई थी। अगला है उत्खनन यानी कि एक्सकवेशन। एक बार पुरातात्विक स्थल की खोज करने के बाद हम वहां पे खुदाई करते हैं और इस खुदाई की गई प्रक्रिया को ही उत्खनन कहा जाता है। और ये खुदाई भी बेसिकली दो प्रकार से होता है, एक तो लंबवत यानी कि सीधा इस प्रकार से, और एक होता है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। लंबवत के विषय में अगर बात करें तो लंबवत उत्खनन द्वारा किसी पुरातात्विक स्थल के विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के बारे में पता लगाया जाता है। सबसे ऊपरी सतह से प्राप्त अवशेष सबसे नवीन संस्कृति के बारे में बताती हैं, जबकि निचली सतह से प्राप्त अवशेष उस स्थल के प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी हमें देती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग जो है स्थिरीकरण या फिर कहे तो स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला है क्षैतिज। क्षैतिज क्या होती है कि किसी भी एरिया में विस्तार से उत्खनन कार्य किया जाता है, बहुत बड़े एरिया में, तो क्षैतिज उत्खनन द्वारा किसी निश्चित स्तर पर विस्तार से खुदाई करके एक निश्चित संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की जाती है। एग्जाम्पल अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को क्षैतिज रूप से उत्खनन किया गया था और वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा की नगरीय संरचना और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का व्याख्या सफलतापूर्वक की गई थी। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दिया गया था, जैसे सर मार्टिमर व्हीलर का स्टेटमेंट है, पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं ढूंढता अपितु वह मनुष्यों को भी ढूंढता है, वह तथ्यों का अन्वेषक होता है। गार्डन चाइल्ड का स्टेटमेंट है कि भौतिक और अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। बीबीलाल का स्टेटमेंट है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। अब हम आगे बात करते हैं इपिग्राफी के बारे में यानी कि पुरालेख के विषय में। तो अभिलेखों का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे पुरालेख कहते हैं। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख शिला यानी कि पत्थर, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण किए गए थे। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के मोहरे हैं जिसे आज तक हम नहीं पढ़ सके हैं। सबसे पुराने अभिलेख जिसे हम पढ़ चुके हैं वो है अशोक के अभिलेख। और इसे कौन पढ़ा था? तो सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ा गया था। अब हम बात करते हैं नुमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र के विषय में। तो सिक्कों के अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ये व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में आर्थिक एवं तकनीकी विकास के सूचक होते हैं। पहला सोने का जो सिक्का है वो इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किया गया था, या फिर कहे तो इंडो यूनानी शासकों के द्वारा। कुषाण शासकों के द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ये बात को ध्यान रखना। सिक्कों में शुद्धता का अनुपात शासकों की आर्थिक स्थिति और उसके समय के बारे में जानकारी हमें देती है। तो दोस्तों अब हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।